यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो समाज या देश अपना इतिहास भूल जाता है वो उसको इतिहास बनते देते नहीं। ये राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीद बनाए, जवां ही बहुत हिंदू हते तुलसी कीनी है। फिर एक जगह उन्होंने लिखा है, राम जन्म मंदिर जहाँ लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बाकी खलनीच। इससे ज़्यादा उदाहरण बड़ा क्या हो सकता है। एक सच्ची बात को मनवाने में भी एकदम स्पष्ट बात को, जिसके लिए सारे प्रमाण उसके पक्ष में थे, आर्कियोलॉजी के भी प्रमाण उसके पक्ष में थे। जब खुदाई हुई तब भी यही आया। उसके पीछे जो इंस्क्रिप्शन था वो चीख चिल्ला के कह रहा था कि हाँ मंदिर था, मंदिर है। हर व्यक्ति, हर आदमी जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरे पूर्वज कौन थे, क्या थे। जब 1857 का महासमर हुआ उसके बाद तो उनका पूरा इंटेलेक्ट लग गया इसी में। वो कहते थे कि ये तो कभी ना राष्ट्र था, ना है, ना होगा। उनके नज़र में तो ये सोने की चिड़िया थी। जब सोने की चिड़िया कहते ही, मैं ये शब्द से बड़ा मुझे चिढ़ है कि जो आप सोने की चिड़िया कहते हैं, इसका मतलब कि वो हंटिंग वाला भाव है आपका, शिकारी वाला भाव है। वो भाव तो था भी, वो भाव उनका तो था ही। आज भी जो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं उन पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जो शायद उस शब्द के मायने नहीं समझ पाते। जिस इतिहास पे पर्दा डाला हुआ था, हम लचित बड़फुगन के सौरे को नहीं बताते थे, विद्याधर चंदेल के बारे में नहीं बताते थे। आप मुगल पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, लेकिन विजयनगर साम्राज्य को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि ज्यों ही विजयनगर साम्राज्य को आप ठीक से पढ़ाते, मुगल छोटे बौने लगने लगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। एक समय था जब इतिहास को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता था। बच्चे इतिहास पढ़ने से भागते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मिलेगा। लेकिन आज वही इतिहास सबसे ज्यादा चर्चा में है। मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा की बात होती थी। अब संभल, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजमेर शरीफ भी उस लिस्ट में जुड़ गए हैं। इतिहास को एक नए नजरिए से लिखने की बात हो रही है। हमारे साथ हैं ICHR के डायरेक्टर ओमजी उपाध्याय जी। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार संता जी। बिल्कुल, ये चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। किताब हिस्ट्री है ना, उसको बोरिंग सब्जेक्ट मानते थे, लेकिन अचानक से सबका इंटरेस्ट जो है ना वो हिस्ट्री में बढ़ गया। इतिहास की किताबों को खंगाला जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो आवाज़ उठ रही है वो ये है कि भाई हमें इतिहास को नए तरीके से लिखने की ज़रूरत है। इतिहास की ज़रूरत क्या है और उसे नए तरीके से लिखने की ज़रूरत क्या है? जी, पहला सवाल तो आपका यह है कि इतिहास की ज़रूरत क्या है। वास्तव में मेरा मानना ये है, या मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समाज या देश अपना इतिहास भूल जाता है वो उसको इतिहास बनते देर नहीं लगती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक फाउंडेशन है हमारा, एक जड़ें हमारी वहाँ से जुड़ती हैं, वही हमारी मूल पहचान होती है। तो इतिहास की भूमिका वो ऐसी होती है। दूसरे, वो केवल ऐसा नहीं है कि बीती हुई बात या मरे हुए लोगों की कहानियाँ। उन कहानियों से हमें सीख क्या मिलती है? जो मान लीजिए हमने अतीत में कुछ गलतियाँ की, उसके कुछ परिणाम हुए, अगर वो हमारे जहन में रहते हैं, उनको हम समझे रहते हैं, उस पर हमारी एनालिसिस होती है, हमारी पीढ़ियाँ उसको, नई पीढ़ियाँ जानती हैं, तो उनको इतना तो कम से कम, इसको हम कहते हैं कि हज़ारों वर्षों का अनुभव आपके साथ जुड़ता है। उसको जानने से, समझने से हज़ारों वर्षों का अनुभव जुड़ता है, एक बात। दूसरी बात, जो आत्मविश्वास हमें वो देता है, अगर वो गौरवशाली है तो हमें आत्मविश्वास, किसी भी समाज को आत्मविश्वास देता है। और वो आत्मविश्वास फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिए। शायद इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हमको अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए और अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, और आगे की तैयारी, वो आत्मविश्वास हमें आगे छलांग लगाने की ऊर्जा प्रदान करेगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति, हर आदमी जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरे पूर्वज कौन थे, क्या थे। ये हर इंसान में, हर व्यक्ति में एक ये स्वाभाविक सी इच्छा होती है कि वो अपने जड़ों को जाने, अपने को जाने, अपने को जानने के क्रम में अपने जड़ों को जाने, अपने पुरखों को जाने, अपने परिवार, समाज, देश के पीछे के जो उसका अतीत है उसको जाने और समझे। ये सब में स्वाभाविक सी इच्छा होती है। अगर थोड़ा सा भी वो संवेदनशील है, थोड़ा सा भी वो जिसको कहते हैं बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है, थोड़ी सी भी IQ उसकी ठीक है, तो वो जानना चाहता है। अब एक समस्या ये जो बनी भारत के क्रम में, कम से कम, कि आपने कहा कि क्यों इसको फिर से लिखे जाने की ज़रूरत हो रही है। बात से ये निकल के आ रहा है कि क्या इतिहास वैसे नहीं लिखा गया? क्या इसमें कोई ऐसा वर्ग है जो छूट गया, जिसको आवाज़ नहीं मिली? एक तरफा लिखा गया क्या?
देखिए, दुर्भाग्य से क्या हुआ कि भारत के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ और मानता हूँ कि भारत इस समय दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग नेशन है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चरल नेशन है, दुनिया का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। हमारे साथ जितनी भी संस्कृतियाँ सभ्यताएं पनपी पूरी दुनिया में, वो सब समाप्त हो गई। आप देख लीजिए, एक बड़ा प्रसिद्ध आपने पंक्ति सुनी हो गई, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना? वो बात कुछ और नहीं है, वो बात हमारी यही विरासत, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास ही है जो बहुत मजबूत है। लेकिन जो हम कम से कम 700-800 साल संघर्ष में रहे, या इन ए वे भारत का एक बड़ा हिस्सा गुलामी में रहा, क्योंकि विदेशी आक्रांता है, आक्रांता पहले भी आए थे, कम से कम 17 बहुत बड़े आक्रमण भारत पे हुए। शक आए, हूण आए, यवन आए, कुषाण आए, पहलव आए, पार्थियन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो आए और भारतीय संस्कृति की महानता ने, हाँ, यहाँ के धर्म और अध्यात्म की महानता ने उसको अपने में समाहित कर लिया। वो यहीं समाप्त हो गए, गल गए, मतलब एकदम पूरी तरह से। बहुत सारे आप देखेंगे, कुषाण आए, शैव, कुछ उसमें जो बाहर से इस तरह के इन्वेडर्स थे, कुछ शैव हो गए, कुछ वैष्णव, किसी ने विष्णु की आराधना शुरू कर दी, गरुड़ स्तंभ बनाया, तो भारत में ही वो विलीन हो गए, खत्म हो गए। लेकिन मुस्लिम इन्वेजन्स के बाद से भारत के कुछ बुरे दिन शुरू हुए। कुछ कमियां हमारे समाज में आई होंगी, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कोई कमी नहीं आई, सब कुछ बहुत अच्छा था, जिसके कारण, लेकिन प्रतिरोध भारत ने हमेशा किया। 712 ईस्वी से ये पूरी कहानी शुरू होती है। इस्लाम का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी के पहले दशक के आसपास, 611-12 में पहली बार मोहम्मद साहब का, प्रोफेट मोहम्मद साहब का पहला प्रवचन का ज्ञान हमें होता है। 712 से सिंध पर आक्रमण शुरू हुआ पहली बार, दाहिर वहाँ के राजा थे सिंध के, और वहाँ पर आक्रमण होता है। लेकिन अब इतिहासकारों ने क्या किया, अच्छा ये चला फिर सल्तनत, उसके बाद लेकिन 300-400 साल लगा उनको यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने में। हम थोड़ी बात उस पर भी करेंगे कि क्या प्रक्रिया थी कि 400 साल लगा, जबकि आप उस पीरियड में देखेंगे तो आसपास के ढेर सारे देश तलवार के बल पर इस्लामिक बना दिए गए थे, लेकिन भारत जीवित रहा, भारत सुरक्षित रहा। आके सीधा 1206 में यहाँ पर शासन शुरू होता है उनका, सल्तनत काल का, सुल्तानों का, दिल्ली से या उसके पहले लाहौर से, और उसके बाद मुगल काल आता है। उसके बाद ये जो 600 साल बीता, 1206 से लेके 1947 तक 700 साल बीता, ये 700 साल बहुत कठिन रहा, और इसमें हम अपनी जड़ों से कटते गए, हम अपने आप को भूलते गए, हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को भूलते गए कि कभी यहीं पर जो हमारा यजुर्वेद है वो उद्घोष कर रहा था, सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा, कि हम वो हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति का ककहरा पूरी दुनिया को जाकर पढ़ाया। हम वो हैं जिन्होंने अपने आप को किसी क्षेत्र में, किसी दायरे में नहीं बांधा। हम ही ने कहा, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, के पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हमने किसी ब्रदरहुड की बात नहीं की, हमने किसी मुस्लिम भाईचारे जैसा या क्रिश्चियन ब्रदरहुड जैसी बात नहीं की। वो सनातनी ही थे, वो भारतीय ही थे, जो पूरी दुनिया में अपने ज्ञान को लेकर गए, अपनी प्रतिभा को लेकर गए, और पूरी दुनिया में अपनी पहचान छोड़ के आए। आज भी हम उस पहचान पे काम करते हैं, लेकिन 600-700 साल गुलामी में रहने से हम उन चीज़ों को भूलते गए, हमें भुलाया गया, स्ट्रेटेजिकली भुलाया गया। और दिक्कत कहाँ हुई कि ब्रिटिशर्स के सामने तो एक जिसको कहते हैं लक्ष्य था, बहुत बड़ा लक्ष्य था कि उन्हें इस देश पर बहुत लंबे समय तक राज करना था। तो उन्होंने ये नैरेटिव विकसित किया, उन्होंने ये विमर्श खड़ा किया, विकसित किया कि आप लोग तो बर्बर हैं, जंगली हैं, क्रूर हैं, और आप अपना देश खुद चला नहीं सकते हैं, आपको अपना शासन करने नहीं आता, आपने कभी अपना शासन नहीं किया, ये तो कभी एक राष्ट्र रहा नहीं, ये तो कम से कम इट इज अ सेट ऑफ एटलीस्ट 16 नेशनैलिटीज। जब 1857 का महासमर हुआ, उसके बाद तो उनका पूरा इंटेलेक्ट लग गया इसी में। वो कहते थे कि ये तो कभी ना राष्ट्र था, ना है, ना होगा। आप J.R. सीले को पढ़िए, आप एक जॉन स्ट्रेची, उनका एक अधिकारी है, थिंक टैंक है, उसका एक भाषण होता है 1884 में, आप उसको पढ़िए, आप चमत्कृत हो जाएंगे क्या लिख रहा है ये। वो तो यहाँ तक कहता है, एलुमनाई मीट होती है कैम्ब्रिज में, जिसमें वो भाषण देता है, और भाषण में वो इसी निष्कर्ष पे आता है, कहता है कि ये केवल भौगोलिक इकाई भर है, इसको तो जोड़ दिया गया है, कोई राष्ट्रीय एकता जैसी भावना हो ऐसा नहीं है। यहाँ तक कहता है कि न कभी भारत एक राष्ट्र था, न है, न होगा। कहता है कि कम से कम इट इज अ सेट ऑफ 16 नेशनैलिटीज। दिक्कत ये हुई कि हमने इसी चीज़ को 1947 के बाद, जब देश हमारी सत्ता हुई, जब हम परतंत्रता से स्वतंत्र हुए तो हमें ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा
मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी पे नहीं जाता, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय शायद सरकार भी जो बनी उसके अंदर भी उस तरह का आत्मगौरव का भाव नहीं था। उन्हें भी लगता था कि जिन लोगों ने हम पर शासन किया है वो हमसे बेहतर हैं, इसलिए उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया और भी बहुत सारे कारण रहे, वही नैरेटिव आगे बढ़ता रहा। आत्मगौरव की जब आप बात कर रहे हैं तो ये बड़ा आपने आपने महत्वपूर्ण बात की। आपने एक बार कहा था, मैं कहीं आपको सुन रही थी, कि दो ही तरीके होते हैं किसी राष्ट्र को मारने के, एक तलवार, बिल्कुल, वो तो फिर भी आदमी वो देश उठ सकता है अगर आपने उसे तलवार से जो है या युद्ध किया और आपने उसे हरा दिया, और दूसरी होती है कलम। बिल्कुल सही तो बात है। कलम क्या मतलब, वाकई ये जो काल था, मुगलों का जो काल था, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स का काल था, उसमें उसी तरीके से काम किया गया और आपको जो है हीनता की भावना बहुत ज़्यादा भर दी गई उस लेखन के ज़रिए। वो आपके अंदर लगातार बिठाया गया कि आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आपका इतिहास गर्वशाली नहीं है, आपको हमने रहना जीना सिखाया, हमने आपको जीवन जीने के मूल मंत्र दिए। बिल्कुल, खास करके ब्रिटिश पीरियड में तो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया। शुरुआत के 5-6 दशक तो ऐसा हुआ कि जो मिशनरीज थी उनको इजाज़त नहीं थी यहाँ अपना काम करने की, लेकिन उन्हें उन मिशनरीज को भी अपना जीवन मतलब अपनी संस्थाओं को के रेलेवेंस को स्थापित करना था। पार्लियामेंट ने आदेश दे रखा था ब्रिटेन की कि आप यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ केवल हम पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमाएंगे या राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। राजनीति वो भी केवल लक्ष्य यही था कि दोहन करेंगे। उनके नज़र में तो ये सोने की चिड़िया थी। यद्यपि सोने की चिड़िया कहते ही, मैं ये शब्द से बड़ा मुझे चिढ़ है कि जो आप सोने की चिड़िया कहते हैं, इसका मतलब कि वो हंटिंग वाला भाव है आपका, शिकारी वाला भाव है। वो भाव तो था भी, वो भाव उनका तो था ही। तो आज भी जो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं उन पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि शायद उस शब्द के मायने नहीं समझ पाते। हम बहुत समृद्धशाली थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्हीं के एक इकोनॉमिस्ट ने सन 2000 तक काम किया, एंगस मैडिसन ने, और एंगस मैडिसन ने जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे काम किया उसमें कहा है कि शुरू के 1000 साल ईसा के से लेके शुरू के 1000 साल तो 1/3 32.8% वो लिखता है कि वर्ल्ड जीडीपी का 32.8% हिस्सा भारत के पास था। तो उन्होंने फिर बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से ये नैरेटिव, ये विमर्श बनाया कि आप लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, आप बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, हम तो आपको सभ्य बनाने आए हैं, शासन करने आपके ऊपर इसलिए आए हैं कि आपको सभ्य बना सकें। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा इसी तरह का लिखा। उनका पूरा प्रयास यही था कि हमारी चीज़ों को निगेट किया जाए, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रखा जाए जिससे हम अपने गौरव से, आत्मगौरव से न जुड़ सकें, उसको उन्होंने दूर रखने का प्रयास किया और स्ट्रेटेजिक तरीके से किया। दुर्भाग्य रहा कि 1947 के बाद भी ये चीज़ स्ट्रेटेजिक तरीके से इतिहासकारों के एक खास समूह ने बहुत लंबे समय तक, अगले 4-5 दशकों तक किया। और हम लोग शायद उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वही किताबें पढ़ी, हमारे दिमाग में भी वही नैरेटिव या वही चीज़ भरने की कोशिश की गई कि हम बड़े कमतर हैं, हम बड़े हीन लोग हैं, हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, हमारा कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है, कोई ऐसा जो हिंदू संस्कृति जिसकी हम बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, वो बिल्कुल महान नहीं थी, ऐसा भरने का प्रयास किया गया। लेकिन वो लोग तो इसी देश के वासी थे ना सर, ऐसा हुआ क्यों किया गया? उसका काउंटर तब क्यों नहीं किया गया जब इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की बात हो रही थी? जी, तो मतलब इसके पीछे के जानबूझ के चीज़ों को प्लान तरीके से जो आप कह रहे हैं, इसका उनकी मंशा क्या थी? उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। वो थोड़ा सा, हम उस पर एनालिसिस पे जाएंगे तो उनकी साइकोलॉजी की एनालिसिस ज़्यादा हो जाएगी, शायद हम अपने विषय से भटकें, वो भी हम कभी बात करेंगे ज़रूर। लेकिन जो असली चीज़ थी कि उन्हें ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन जो विचार था या उनकी जो जीवन पद्धति थी वो इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उन्हें भारत में सब बुरा लगता था। दूसरे, वो भारत के जो पुरानी हमारी ज्ञान परंपरा है या पुराना जीवन दर्शन है, जो सनातन की पद्धति है, उससे वो परिचित भी होना नहीं चाहते थे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि यहीं के एक बड़े विश्वविद्यालय में मैं एक मीटिंग में था, एक बड़े स्वनामधन्य प्रोफेसर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बड़े सरकास्टिक अंदाज में, बड़े मजाकिया लहजे में या व्यंगात्मक लहजे में ये कहा, हम 3-4 लोग बैठे हुए थे, कि डू यू पीपल रियली बिलीव दैट देयर वाज समथिंग गुड और सिग्निफिकेंट और रिमार्केबल इन एंशिएंट इंडिया? ठीक बात है, वो कह रहे थे कि सही में आपको लगता है सब ऐसे ही था, बेकार सी बात थी, बेकार की बातें आप लोग करते हैं। हमने उनसे पूछा, हमारे साथ एक सीनियर प्रोफेसर थे, मैं थोड़ा आयु में छोटा था, तो उस समय 5-6 साल पहले की घटना है। मैंने उनसे कहा, जरा पूछिए कि उन्होंने पढ़ा क्या है। उन्होंने कहा, उसी अंदाज में उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब, आपने
जो एंसेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत की, आपने कौन सा मूल ग्रंथ पढ़ा है? और जो उन्होंने कहा, फिर मैंने पूछना उनसे शुरू किया कि आपने कौन सा वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, आरण्यक ग्रंथ पढ़ा है, स्मृति ग्रंथ पढ़ा है, पुराण पढ़े हैं? आप बताइए तो फिर बात करें कि कुछ अच्छा था कि नहीं था, कुछ बेहतर था कि नहीं था। आप यकीन मानिए मैम, वो सीधे बैकफुट पे थे। उसके बाद उनके वो होता है ना कि अपनी बात कह जो दिया था उन्होंने, तो उन्होंने इस तरह से, इन लोगों ने जहमत नहीं उठाई, या उनको इनके दिमाग में ये भरा हुआ था कि कुछ अच्छा था ही नहीं भारत में। वो अपनी जड़ों से जुड़ना ही नहीं चाहते थे। दूसरे बहुत मुझे लगता है कि कई बार रणनीतिबद्ध तरीके से इस तरह की का काम किया गया कि पूरा जो वो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, जो इतिहास की किताबें हैं, उनको विकृत किया जाए। उसके पीछे आप केवल, मैं एक बात कहता हूं आपको कि 1960 तक और इसके पैरेलल प्रयास हो रहे थे, लेकिन वो पैरेलल प्रयास एक तरह से दरकिनार कर दिया, हाशिए पर ढकेल दिए जा रहे थे। आरसी मजूमदार ने बहुत अच्छा वॉल्यूम्स लिखा हिस्ट्री एंड कल्चर पे ऑफ इंडियन पीपल, 11 वॉल्यूम आए, गजब का इतिहास लिखा उन्होंने। किया जा रहा था, काउंटर किया जा रहा था, जदुनाथ सरकार कर रहे थे, रमेश चंद्र मजूमदार साहब कर रहे थे, सरदेसाई साहब कर रहे थे। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की भी कमी नहीं थी, लेकिन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन मुख्य धारा में आ नहीं पा रहे थे। तो जो एक खास वर्ग यहाँ पर इतिहास लिख रहा था, वो यही बता रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं था, यहाँ सब बेकार था। अभी तो ये मुगल आए तो उन्होंने हमें सुसंस्कृत कर दिया, अंग्रेज आए तो हमें शिक्षा मिल गई। आज भी बहुत सारे लोग बाहर जाके भाषण देके चले आते हैं। 3 साल 4 साल पहले आपने खबरों में जरूर पढ़ा होगा कि कोई महोदय गए और बाहर के देश में भाषण देके चले आए कि ब्रिटिश ना आया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम इतने विकसित होते कि नहीं होते, हम शायद पिछड़े ही रह जाते। तो अचानक ऐसा कैसे बदलाव हो गया कि हमें लगने लगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो भी गर्व का विषय बन सकती है। वो जो आत्म चेतना आई, वो आई कैसे? मतलब जैसे कहते हैं ना कि पहले हमें शर्मिंदगी होती थी, हमें लगता था कि हम कह नहीं सकते खुल के। वही हमें सिखाया जाता था, वही बताया जाता था, वही पढ़ाया जाता था कि आप शर्मिंदा हों, या आप कम से कम न भी शर्मिंदा हों तो गौरव तो कतई ना कर पाएं। आप देखिए ना, जो किताबें लिखी जाती अपनी आइडेंटिटी आप एक्सेप्ट ना कर पाएं। हाँ। आप हमेशा ये मानते रहें कि ये जो अंग्रेज थे वो बहुत बेहतर थे और उनसे हमको सीखना चाहिए। उनसे भी कुछ अच्छा है तो हमको सीखना ही चाहिए। तो हमें डर किस बात का था सर? लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके जो दिमाग थे, जिन लोगों ने ये किया स्ट्रेटेजिक, मैं एक बात कहता हूं कि 1968 के पहले इस तरह का नैरेटिव आपको नहीं दिखेगा, पूरी तरह से भावी रूप में नहीं दिखेगा। यद्यप छिटपुट प्रयास उसके हो रहे थे, लेकिन उसके बाद तो स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको दिखेगा। एक बुकलेट, एक ऑल इंडिया रेडियो ने एक सेमिनार कराया, कॉन्फ्रेंस कराया, उसके बाद एक बुकलेट पब्लिश हुई, कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसी नाम से है। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस ने इसको छापा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 50-60 पेज की बुकलेट है। और 3 बहुत उस समय के स्वनामधन्य विद्वानों ने, रोमिला थापर जी, हरवंश मुखिया साहब और बिपिन चंद्रा ने एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न के अपने अपने पेपर्स लिखे। कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, इसी तरह से मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उसका जो पूरा क्रक्स है वो यही है कि भारत तो कभी महान सभ्यता थी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुस्लिमों का जो आगमन है उनको इन्वेडर कहना बड़ा गलत है। उन्होंने, वो तो आए और इसी धरती को अपनी मातृभूमि बना लिया उन्होंने, और यहाँ पे जो किया यही किया। तीसरी बात, हाँ, लूट के नहीं ले गए। तीसरी बात आपको और सुन के आश्चर्य होगा, वो कहते हैं कि उन्होंने जो मंदिरों को तोड़ा वो कोई नई बात थोड़ी थी, पहले से ही हो रहा था। ये हिंदू मंदिर तोड़ रहे थे, हिंदू राजा ही एक दूसरे का मंदिर तोड़ रहे थे। एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता था तो मंदिर तोड़ देता था। अभी मैं आऊँगा इसकी सच्चाई क्या है। इस तरह की बात है। चौथी बात कि जो चीज़ें हुई या जो प्रतिक्रिया बस केवल हुई, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद राष्ट्र और धर्म को एकाकार कर रहे थे। महर्षि अरविंद कह रहे थे कि इस देश में जैसे जैसे सनातन उठेगा वैसे वैसे राष्ट्र उठेगा। इस तरह की बातें, गांधी रामराज्य की बात कर रहे थे। तो हम लोग तो उनको ये प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने तो जो किया वो सब प्रतिक्रिया में किया। इस तरह की बातें जो की जा रही थी, या भारत विभाजन की तरफ अगर हम गए तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप गए। उनकी प्रतिक्रिया थी, केवल इन बातों की प्रतिक्रिया थी कि आप धर्म और राष्ट्र एक होने की बात कर रहे थे। ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, ये बहुत, और उसके बाद जो राइटिंग हुई, उसके बाद जो लिखा गया वो बहुत खतरनाक लिखा गया। 1968 से लेके उसके बाद लगातार 2013-14 तक तो चला ही है। 14 के बाद थोड़ा मानस में परिवर्तन हुआ है लोगों के, 14 के बाद थोड़ा स्थितियां बदली हैं।
अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, क्या होता है कि युग बदलता है कई बार। अब आपके पास पहले किसी ने कुछ कह दिया जिसने अपने को बहुत बड़ा बना लिया है, या सरकारों ने उसे बहुत बड़ा बना दिया है कि साहब ये तो ऐसे विद्वान हैं कि कुछ कहेंगे तो गलत कह ही नहीं सकते, तो उन्होंने कुछ भी कहा, उसे किसी ने भी प्राइमरी सोर्सेज तक जाना कठिन भी था। जब तक आप लाइब्रेरी में नहीं पहुंचेंगे, ढूंढेंगे नहीं, कई दिन लगाएंगे नहीं, तो सामान्य विद्यार्थी कहाँ इतनी जहमत उठाता है। कोई उसके पीछे गया, अच्छा, उसके पीछे पढ़ के किसी ने जहमत उठाई भी तो उसकी बात को दरकिनार कर दिया गया, उसको एक शब्द में कि तो फैनेटिक बात कर रहा है, ये तो धर्मांधता वाली बात कर रहा है, ये हिंदू सांप्रदायिक व्यक्ति है, ऐसा कह के उसको नकार दिया गया। तो ये जो स्थिति थी, आज की डेट में तो सबके पास हथियार है, इंटरनेट आर्काइव पे जाइए, मैंने कुछ कहा उसे आप तुरंत चेक कीजिए, प्राइमरी सोर्स पे जाके चेक कर लीजिए। अगर मैं किसी किताब का उल्लेख कर रहा हूँ, मैंने अभी एक किताब का नाम लिया, आप उसे चेक करेंगे, शायद वो किताब उस पे इंटरनेट आर्काइव पे है, मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। ये जो हथियार मिला हमें, इससे बहुत चीज़ें बदली, और सोशल मीडिया के होने से बहुत चीज़ें बदली। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ठीक ही चलती हैं, हाँ, लेकिन वॉइसेस आने शुरू हुए, कई सारी आवाज़ें आईं, और उनकी प्लेटफॉर्म ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आवाज़ों को जगह मिलेगी, और उसमें जो भाई हम स्वीकार तो उसे ही करेंगे ना, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चे जोड़ नहीं पाते थे अपने इतिहास से, आपको हमें उन्हें रटाया जाता था। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में भारत गायब हो गया था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जिस तरीके से डिपिक्शंस होने चाहिए थे, जिस तरीके से वर्णन होने चाहिए थे, उस तरह से हमें नहीं याद है। अगर हमसे पूछे कि हमने जब पढ़ा तो हमें कुछ एक राजाओं के, मुगल हमें सारे याद हैं, बिल्कुल, बाकी हमें 2-4 गिने चुने अपने जो हिंदू शासक या शिवाजी महाराज याद है, हमें राणा प्रताप याद है, हमको पृथ्वीराज चौहान याद है। इसके अलावा पूछे तो हमारी मेमोरी में कुछ नहीं होगा अगर हमने इतिहास का गहन अध्ययन नहीं किया है। बिल्कुल सही है। जो सामान्य विद्यार्थी वो 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बीच या 10वीं कक्षा के बीच पढ़ता है, लेकिन उतने में ही उसको कम से कम भारत की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए थी। हाँ, अगर बैलेंस तरीके से होता, भारत क्या है, भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, हम अर्थव्यवस्था में हमारा क्या योगदान था, विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमारा क्या योगदान था, ये उसको ज्ञान हो जाना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि बहुत 2 चीज़ें की गई, एक तो तथ्य बहुत सारे विकृत किए गए, और दूसरे उनको इम्बैलेंस किया गया, असंतुलित किया गया। भाई आप ठीक है, आप मुगल पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, लेकिन विजयनगर साम्राज्य को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि ज्यों ही विजयनगर साम्राज्य को आप ठीक से पढ़ाते, मुगल छोटे बौने लगने लगते। अब हमने और कुछ नहीं किया है, जैसे कहते हैं ना, आप फला को नीचे छोटा कर रहे हैं, फला को बड़ा बना रहे हैं। मैं कहता हूँ हम किसी को बड़ा नहीं बना रहे, हम केवल एक पर्दा जो डाला गया था, उस पर्दे को उठा के और लिटा के डाला गया था उस पर, उस मूर्ति को खड़ा कर दे रहे हैं। अब अपने आप 2 लोगों को तय करिए ना, आप खुद तय कर लीजिए कि कौन बड़ा है। हमने इतिहास होता ही है कि आप तथ्यों को कम से कम पेश करें, जो तथ्य हैं। जिस इतिहास पे पर्दा डाला हुआ था, हम लचित बड़फुगन के शौर्य को नहीं बताते थे, विद्याधर चंदेल के बारे में नहीं बताते। देखिए क्या हुआ, हमने महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, उसके माइन्यूट डिटेल्स बताए, कैसे उसने आक्रमण किया, कैसे मंदिरों को लूटा। लेकिन दाहिर और उसकी पुत्रियों का जो शौर्य है, किस तरह से 75 साल सिंध का राज्य, छोटा सा राज्य है सिंध का, उनसे लड़ता रहा। हम उस संघर्ष को, उस प्रतिरोध को अपने बच्चों को नहीं हमने बताया। लेकिन सर एक चीज़ बताइएगा, कहा जाता है कि इतिहास जो होता है ना, वो शासकों के नज़रिए से लिखा जाता है, पराजितों का कोई इतिहास नहीं होता। भारत लिखा तो उसी तरीके से जाएगा ना। भारत के बारे में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। आपकी बात सही है, ये वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि इतिहास विजेता का होता है, क्योंकि विजेता अपने हिसाब से उसको लिखता है, अपने हिसाब से बताता है। भारत के बारे में ये इतिहास, ये बात पूरी तरह से लागू होती नहीं है। ये बात चूंकि वर्ल्ड वाइड ये मान्य बात है, इसलिए हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में इतनी सारी विसंगतियों के बाद भी आप देखिए कि हम छोटी छोटी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट करते रहे, लिखते रहे। अलग बात है कि बहुत सारी उसमें से नष्ट कर दी गई, जला दी गई, ख़त्म कर दी गई, लेकिन फिर भी भारत आज भी हम क्यों इस स्थिति में हैं? इतने साल बाद भी हम अपने को रिक्लेम, अपनी पहचान को ढूंढ भी पा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि कम से कम ये लाइन हमारे ऊपर लागू नहीं होती, और हम मिट नहीं रही है, और हम भूलते नहीं कभी। हम कभी भूले नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि मंदिर तोड़े जा रहे थे। आदि विश्वेश्वर विश्वनाथ का मंदिर सबसे पहले मोहम्मद गोरी के समय तोड़ दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सिपहसालार था उस समय, जिसने बाद में सल्तनत काल की शुरुआत की। ये 1190-95 के आसपास की घटना है। आप सोचो कि 600 साल बाद, अच्छा उसी के बाद जब शासन शुरू हुआ इनका, तो रजिया सुल्ताना केवल 4 साल के लिए शासिका बनी, लेकिन उस 4 साल में जाके रजिया मास्क बना के आई उसी जगह पे वो।
अब 600 साल बाद भी जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, राजा जय सिंह ने, जो जयपुर के राजा थे, उसी के बगल में छोटा सा ही सही जाके वो मंदिर बनाया। अगर हमारी चेतना नहीं होती इस तरह की, हमारी समझ नहीं होती, हम अपनी जड़ों को पकड़ के नहीं बैठे होते, अपने ऊपर गर्व नहीं कर रहे होते, तो और ये एक घटना नहीं है, इस तरह की 50 घटनाएं हैं। तो इस तरह से हम अपने इतिहास को ठीक तरीके से रिक्लेम करना जानते हैं, तो हम लिखते रहे और इसीलिए आज फिर हम उसको ठीक तरीके से रिक्लेम कर पाने की स्थिति में कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आज आपको विद्याधर चंदेल के बारे में जानकारी करनी है या उसके बारे में पूरी किताब लिखनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मटेरियल की कमी है, आपके पास प्राइमरी सोर्सेज पर्याप्त उपलब्ध है। पहले वो यूज नहीं किए गए, पहले उसको हाशिए पे या जहां बहुत जरूरी नहीं था, इस तरह के गौरव के जो हमारे मानबिंदु हैं उनका जिक्र नहीं होने दिया गया, नहीं किया गया। अच्छा, रिक्लेम करने की जब बात हो रही है तो यहाँ आती है बात मंदिर और मस्जिद की। ऐसा लग रहा है कि अब सब जगह जो है ना, हर मस्जिद के पीछे एक मंदिर मिल रहा है, हर मस्जिद के नीचे जो है मतलब भगवान की एक प्रतिमा, मूर्ति, कोई ना कोई भगवान निकल रहे हैं। ऐसा वाकई मतलब माहौल बनाया जा रहा है कि वाकई सच्चाई जो हम कहते हैं कि जो मुग़ल आए तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, जो मुग़ल आक्रांता थे, उन्होंने सबसे पहले जो अटैक किया था वो किया था कि भाई मंदिरों को ख़त्म करो। देखिए, 2 तरह के अटैक्स हुए, दोनों ही जो बड़े आक्रांता थे जिन्होंने अपनी पहचान अलग बनाए रखी। जब इस्लामिक आक्रांता आए तो उन्होंने धर्म पे अटैक किया। वो लड़ाई पैसे की नहीं थी, हमें ये सिखाया गया, बताया गया। मैं आपको बताऊं कि इरफान हबीब साहब जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, स्वनामधन्य इतिहासकार हैं, आप जानती हैं, सभी पूरा देश जानता है उनको। उनके पिताजी ने एक बुकलेट लिखी महमूद गजनवी पे। महमूद गजनवी, उनको पूरे भारतीय इतिहास में आप सोचिए कि एक कैरेक्टर ऐसा मिला जो आक्रांता था। 1920 की बात है, 1927 में वो किताब आई उनकी, और बाद में 40-50 के दशक तक आते आते, हमारी आज़ादी तक आते आते वो यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का विकास उस समय होने लगा था, वो पढ़ाई गई। तो क्या नैरेटिव बिल्ड किया गया, बताया गया कि नहीं साहब, धर्म के लिए नहीं आए थे, ये तो पैसे के लिए लड़ाई हो रही थी, पैसे के लिए वो आ रहे थे, भारत बहुत समृद्ध था तो वो पैसा लूटने आ रहे थे। कतई ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो एक मंदिर पे 10 बार आक्रमण क्यों होते? एक बार पैसा लूट के आप चले गए तो 10 साल 20 साल बाद मंदिर वहां खड़ा हो जाता था, लोग वहां फिर कुछ छोटी सी ही सही मूर्ति रख लेते थे, छोटा सा ही स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते थे। फिर आप वहां क्यों जा रहे हैं, बार बार वहां क्यों जा रहे हैं? एक बार तोड़ दिया आपने, मंदिर तोड़ दिया आपने, धन प्राप्त कर लिया, तो ये धर्म की लड़ाई वो लड़ रहे थे। उन्हें ये स्थापित करना था, उन्हें ये बताना था कि आप हमसे कितने नीचे हैं, आप हमारे पैर के नीचे हैं। अगर केवल धन की लड़ाई लड़ रहे थे तो मूर्तियों को तोड़ के मस्जिदों की सीढ़ियों में क्यों लगवा रहे थे, वो क्यों खंडित कर रहे थे? तो ये जो स्थिति है, ये बहुत, इसको, इस साइकी को समझने की ज़रूरत है। तो मंदिर तोड़े गए, और इस भाव से तोड़े गए, वो ये बताने के लिए तोड़े गए कि देखो, ये हमेशा तुम्हें ताकीद रहे, तुम्हें पता रहे कि हमने तुम्हारे ऊपर किस तरीके से शासन किया है, तुम्हें किस तरह से अपने अंगूठे के नीचे, पैर के अंगूठे के नीचे रखा है, ये यहाँ के लोगों को पता रहे। इसलिए उन्होंने बहुत, आप सोचिए कि क्या मनोविज्ञान काम कर रहा था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि गौरव, पूरे आत्मगौरव जो होता है उसको पूरी धज्जियां उड़ा देना, बिल्कुल उनकी कोशिश यही थी। तो वो धर्म के लिए, और बाद में हमारी जो ज्ञान परंपरा है उस पे, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पे जो प्रहार किया, वो बहुत स्ट्रेटेजिक, रणनीतिबद्ध तरीके से अंग्रेजों ने किया। ये 2 स्तर पे चीजें हुई, मतलब लगातार अगर देखें तो उस समय जो ये मंदिर मस्जिद की आज हम बात कर रहे हैं, कि एकदम सही बात है कि उन्होंने, और सोचो कि कैसे कैसे किया। आप उनके पीछे उसकी जो साइकी थी वो समझने की कोशिश कीजिए कि सर के सुल्तान शासन कर रहे थे जौनपुर में। जौनपुर बनारस से, काशी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जब वो मस्जिद बनवाते थे तो वो काशी में कोई मंदिर तोड़ते थे, वहाँ के स्ट्रक्चर्स को, मलबा नहीं कहूँगा मैं, पूरे खंड को, कि वो दिखाई देता रहे, पूरा खंड लाके एक दीवार में लगा देते थे। आज भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। मंदिर वो तोड़ के, आज अटाला देवी, जयचंद गढ़वाल ने अटाला देवी मंदिर बनाया था, आज वो अटाला मस्जिद है। कुछ समय पहले तक अटाला देवी मस्जिद ही उसको कहा जाता था, अटाला देवी मस्जिद। हाँ, अब अटाला देवी नाम से कोई मस्जिद हो सकता है क्या? ज्ञानवापी का जब विवाद शुरू हुआ तो मैं तो यही कहता था कि अब दुनिया में कोई उदाहरण बता दो, किसी भी देश का उदाहरण बता दो कि ज्ञानवापी जैसे नाम का मस्जिद हो सकता है क्या? बिल्कुल, है ना। तो ये लगातार हुआ, और बहुत, और इसके लिए प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। होता क्या था, प्राइमरी रिकॉर्ड्स कैसे हैं, जिसको हमें देखने ही नहीं दिया गया। अब आप सारी चीज़ें देख सकते हैं।
आप सब लाइब्रेरी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में वो सारी लाइब्रेरी उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो केवल सेकेंडरी सोर्सेज पे स्टिक रहने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राथमिक स्रोतों पे, क्योंकि हर सुल्तान के साथ एक उसका रोजनामचाकार होता था, जो वो क्या किया उसके सुल्तान ने, उसका वो विवरण लिखता था। उसका दायित्व ही होता था, उसको इतिहासकार कह लीजिए, साहित्यकार कह लीजिए, वो उसके साथ रहता था। तो हर सुल्तान के समय कुछ पुस्तकें आती थीं उन्हीं के रेफरेंसेस में, और इसीलिए सीताराम गोयल जी ने 1991 में एक किताब लिखी, 2 खंडों में है वो, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आज़ाद भारत में बहुत चुनिंदा किताबें कुछ बैन हुई, उसमें से वो किताब थी 1991 में किताब। 1991 की। हाँ, उत्तर प्रदेश में बैन इसको किया, बैन कर दिया गया उत्तर था। प्रदेश सरकार ने उस समय बैन किया उसको, क्योंकि उस समय बाबरी का विवाद चल रहा था, उस समय बैन हुई। और उसमें उन्होंने क्या किया है, आप उस किताब को देखेंगी तो नीचे उसमें लिखा हुआ है द इस्लामिक एविडेंस। केवल इस्लामिक स्रोतों के आधार पर उन्होंने 1800 ऐसे मस्जिदों की सूची बनाई है, जो मस्जिदों की या दरगाहों की, जो हिंदू मंदिरों को, मठों को तोड़कर बनाया गया था। कुछ उत्साही लोग 30,000 भी कहते हैं, लेकिन 1800 तो ऐसे हैं जिनको तोड़ा गया, और इसी के साथ, इसी भावना के साथ उनको तोड़ा गया कि हम तो तोड़ भी रहे हैं और तुम्हें ये बता भी रहे हैं, तुम शताब्दियों तक देखते रहोगे और जानते रहोगे, हम तुम्हें बताते रहेंगे कि ये मंदिर को तोड़ के तुम्हारे बनाया है। आप देखो, आप यहीं दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर है, उसके बाहर आज भी आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये प्लेक लगाया हुआ है कि इस स्थल का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। आप अंदर जाइए, वहाँ पे आपको बिखरी हुई, आज भी हटाने की आज तक जहमत नहीं किसी ने उठाई। किसी तरफ हनुमान जी की टूटी मूर्ति, किसी तरफ गणेश भगवान की टूटी मूर्ति आपको दिख जाएगी। उसके पैनल्स को देखिएगा तो कहीं शंख दिखेगा, कहीं कमल दिखेगा, कहीं स्वस्तिक दिखेगा, सारे हिंदू चिन्ह दिखेंगे। तो उन्होंने, उसमें तो पैसा भी नहीं था ना उनके पास, तो हमारे मंदिरों को ही तोड़ते थे, उसी में केवल अपने हाँ, बस मूर्ति हटाया, दीवालों को थोड़ा बहुत इधर उधर किया और अपना स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर लिया, एक मस्जिद बना दी। ये लगातार किया है उन्होंने। तो संभल की अगर हम बात करें तो क्या वाकई इसमें सच्चाई है, वहां पर हरिहर मंदिर था? सारे जो सोर्सेज हैं वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। आप पुराणों के संदर्भ देख लीजिए, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें संभल की चर्चा हुई है कि संभल क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। संभल में ये हमारे पुराण कहते हैं कि वहाँ पर जो दशावतार की हमारी संकल्पना है, उसमें 10वें अवतार कल्कि भगवान का जन्म होना है। इसलिए संभल हमारे चेतना में, हिंदुओं की चेतना में बहुत महत्वपूर्ण रहा। फिर वहाँ बताया गया कि वहाँ 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, इस तरह का विवरण उसका आता है। अब तो उसके बहुत सारे नक्शे भी मिल रहे हैं जो मंदिर थे, लेकिन बाद में उसको तोड़ा जाता है, उसको तोड़ा गया और उस तोड़ने का प्रमाण आता है कि कैसे कैसे उसको तोड़ा गया। सबसे बड़ा जो उसमें, आप इस्लामिक एविडेंसेस को भी और हिंदू स्रोतों को भी एक बार छोड़ दीजिए, उसमें एसीएल कार्लाइल नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी है जो 1874, 75 और 75-76 में एक सर्वे कर रहा है वहाँ पे। उसके सर्वे की रिपोर्ट्स पढ़िए, उसकी सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश है, 1879 में वो पब्लिश हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में ही बना था, उसके कुछ समय बाद की ही बात है। कनिंघम के अंडर वो युवा अधिकारी था और बहुत अच्छी रिपोर्ट है उसकी, बहुत शानदार रिपोर्ट उसने बनाई है। तो वो लिखता है कि मैं गया तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे मंदिर था, और उस ढेर सारे प्रमाण वो देता है कि जब मैंने देखा कि यहाँ तक कि उसके जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स को एक खास लेप लगा के ढक दिया गया है। एक आध जगह वो टूटे हुए थे, अपनी रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि आध जगह वो टूटे हुए थे, तो मैंने देखा कि अंदर ठीक वही लाल पत्थर है, उसी पत्थर का बना हुआ इसका स्तंभ है जिसमें मंदिरों की संरचनाएं, मंदिरों के स्तंभ बनते हैं। फिर वो एक इंस्क्रिप्शन का जिक्र करता है कि उस इंस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि इसको बाबर के समय तोड़कर यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। तो जो वहाँ की शाही जामे मस्जिद है, उसके लिए कम सारे एविडेंसेस चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उनके एक दर्जन एविडेंसेस हैं, इस्लामिक एविडेंसेस हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पर मस्जिद बनाया गया, उसको तोड़ा गया। फिर लेकिन वही है कि हम तुरंत वहाँ पे अपना क्लेम कर लेते थे, जैसे तोड़ के कोई गया, ठीक है, हम उस समय चाहे जो भी कारण रहे हों कि उस तरह से लड़ाई न लड़ पाए, कमजोर पड़ हम वहाँ कमजोर पड़े और थोड़े समय के लिए हो गया, लेकिन वो बहुत छोटा समय होता था, इसीलिए उनको बार बार इन्वेट करना पड़ता था, फिर हम उसकी पूजा करने लग जाते थे। अब आप सोचिए कि जो स्ट्रक्चर, जो अभी राम मंदिर बना, वहाँ पे अंदर, मस्जिद के अंदर राम चबूतरा बना हुआ था। जो रामानंदी लोग हैं, जो चिमटाधारी, वो कितने लड़ाके थे, कितने भी सर कट जाएं, वो वहाँ जाके अपने को स्थापित कर देते थे। अभी मैं किसी एक चैनल पे ही था,
उस पर एक बात तो संभल के ही हो रही थी, लेकिन किसी ने वहाँ दूसरे पक्ष ने एक ने पूछा कि ये वास्तव में अगर ऐसा था राम मंदिर, वो घुमा के ले जाते हैं राम मंदिर पे, कहे वो तो कोर्ट ने भी जनभावना को देख के आदेश दे दिया या उस पर अपना निर्णय दे दिया। ये तो बकवास बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो उन्होंने बात कही और मुझे तुरंत जो संदर्भ याद आया वो मैं आपके साथ साझा करूँ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो तुलसी ने नहीं लिखा होता क्या? मैंने कहा तुलसी ने 3 जगह ये बात लिखी है ना। तुलसी ने 3 जगह लिखी है। तुलसी ने लिखा है, सत्सई में ये उल्लेख है कि राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीद बनाए, जवहीं बहुत हिंदू हते तुलसी कीनी हाय। फिर एक जगह उन्होंने लिखा है, राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बाकी खलनीच। इससे ज्यादा उदाहरण बड़ा क्या हो सकता है। फिर एक जगह वो कहते हैं, भाई स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था जिसपे तोड़कर, और एक जगह तो वो कह रहे हैं कि मांगी खैबो मस्जिद के सोइबो, मैं जाके मस्जिद में सोऊंगा, उसमें अपना अधिकार समझ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ छोड़ा नहीं किसी ने। ज्ञानवापी में मस्जिद बना दिया गया, लेकिन आपको 1936 का आप पढ़िएगा, जब एक मुझे नाम भूल रहा है जिस एक मुस्लिम पक्षकार ने उस पर अपना दावा किया, उन्होंने सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया वहाँ की कोर्ट में। तो कोर्ट ने वहाँ के 15 लोगों को गवाही के लिए बुलाया। वो 15 लोगों से विवरण लिए कि आप लोगों का परिवार कब से यहाँ रहता है, ये मस्जिद कब से है, आप वहाँ जाते हैं क्या? सबने कहा कि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर सभी देवी देवताओं को अपनी पूजा रोज करके आते हैं। वो मस्जिद है इसके बावजूद। तो हमारी जो पॉपुलर इमेजिनेशन है, हमारी जो चेतना है, हिंदुओं की जो चेतना है, हिंदुओं ने कभी जगह छोड़ी नहीं कभी, बिल्कुल। जो कम से कम उसकी पॉपुलर इमेजिनेशन में सबसे बड़ी जगहें थी, आज क्यों जरूरत पड़ रही है कि हिंदू मथुरा के लिए भी कह रहा है, काशी के लिए भी कह रहा है। पहले तो ये बात थी कि 3 दे दो, बाकी चूंकि ये 3 सबसे ज्यादा पवित्र जगह हमारे लिए थी, नहीं तो हम 30,000 की बात करेंगे। अब वो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उन्होंने नहीं दिया तो अब ऑफर खत्म हो गया, इसलिए हम सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब अयोध्या पे जो है आपने अपना अधिकार जता लिया, हाँ जी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 492 वर्ष का संघर्ष रहा है वो, एक दिन का संघर्ष नहीं रहा। एक सच्ची बात को मनवाने में भी, एकदम स्पष्ट बात को जिसके लिए सारे प्रमाण उसके पक्ष में थे, आर्कियोलॉजी के भी प्रमाण उसके पक्ष में थे, जब खुदाई हुई तब भी यही आया। उसके पीछे जो इंस्क्रिप्शन था वो चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाँ मंदिर था, मंदिर है। लेकिन सारी ताकतें इकट्ठी नहीं थी ना सर। जब सारी ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं, दिक्कत यही थी कि बहुत सारी पॉलिटिकल विल नहीं थी तब जी, पब्लिक प्रेशर उस तरीके का नहीं था, वो चेतना जागृत नहीं हुई थी जो आज हुई है। एक आपको लगता था कि आपने जहाँ धर्म की बात की, आपने जहाँ अपने मंदिर की बात की, वहाँ आपको माना जाएगा कि आप कट्टर हो। बिल्कुल आप जो है एक तरीके का विष फैला रहे हैं। जैसे कि आप बात कर भी रहे थे कि किस तरीके से एक जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये छूटने के साथ ही, नहीं आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि केवल धर्म और अध्यात्म नहीं, आपने अगर कभी गलती से ये भी कह दिया कि साहब हम तो प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी बड़ी उन्नत थी हमारी, जबकि हमारे पास उसके प्रमाण हैं, आज भी हैं, तो लोगों को लगता था अरे ये तो किसी और धारा वाला है, इसको तो तुरंत बायकाट करो, इसको किनारे करो, इसको साइड लाइन करो। सुना भी नहीं जाता था, जबकि आप देखिए कि वास्तव में कितनी उन्नत हमारी, मैं 3-4 उदाहरण आपको देता हूँ कि क्या जबरदस्त ज्ञान। अगर हम कह रहे हैं कि साहब कभी हम विश्वगुरु के रूप में पूरे दुनिया में जाने गए या पूछे गए, तो हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना कि एंगस मेडिसन ने काम किया। अगर अर्थव्यवस्था ही आप मान लीजिए कि इकोनॉमी रीढ़ है, तो वो बता तो रहा है कि सन 1000 तक तो दुनिया की 1/3 इकोनॉमी हमारी थी, GDP हमारे पास थी। अब बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, विदेशी यात्री हैं, उनके विवरण पढ़िए, वो यही कहते हैं कि पूरा बुलियन का प्रवाह भारत की ओर था। भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया थोड़ी ही हो गया। लेकिन हाँ, 600 साल में जब हम गुलाम रहे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूटी। अब मैं जो 3-4 बिंदुओं में आपसे बात कहना चाह रहा था कि जिसको आप धर्म अध्यात्म छोड़ दीजिए, उस ज्ञान परंपरा पे ही चले आइए, तो लोग कहते हैं कि साहब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आप ये सोचिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सारस्वत सभ्यता है, इतने बड़े एरिया में 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में थी, पूरे यूरोप के आधे से अधिक भाग हुआ वो। लेकिन क्या उस समय हमारी प्रणाली थी कि पूरे उसमें वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम एक जैसा था। ईंटें आप देखिएगा इस 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में उनकी जो कई तरह की थी, लेकिन प्रोपोर्शन 1:2:4 ही मिलेगा। ये दावा है मेरा, 1:2:4 है, कहीं कहीं 1:2:3 है, लेकिन वो बहुत रेयर है, 1:2:4 ही मिलेगा।
और कितनी मजबूत ईंटें बनी थी। ब्रेंटन ब्रदर्स को 1860 में जब रेलवे बनाना था, हाँ। तो लाहौर से कराची तक ब्रेंटन ब्रदर्स इंजीनियर्स थे। उनको ये कहा गया कि साहब यहाँ का रेलवे ट्रैक आपको बनाना है। जब वो वहाँ पहुँचे तब तक अभी सिंधु सारस्वत सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, वो 1920 में आके हुई। तो उनको किसी ने बता दिया कि उधर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। अच्छा। पूरी उनको मालूम नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या उस समय भी हमारी ओवन बेक ब्रिक्स केवल हम यूज़ करते थे, उन ईंटों को उठा के उन्होंने 93 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बना दी लगा के, और अब तक वो रेलवे लाइन चल रही है। मेटलर्जी की बात कीजिए, मैं मार्को पोलो आता है बाहर से, वो कहता है कि यहाँ पर 1.25 लाख मेटलर्जिकल फाउंड्रीज थी। हमने एक लोहे का स्तंभ बनाया, लोह स्तंभ जो है दिल्ली में ही लगा हुआ है कुतुब मीनार के बगल में, 1600 साल हो गया, आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। ऐसे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स हमने दिए हैं, ऐसे ऐसे मंदिर दिए हैं। हमें बताया जाता है बचपन से ही कि साहब फला जगह प्रेम का प्रतीक है। मैं कहता हूँ आपको प्रेम का प्रतीक देखना हो तो कभी आप चले जाइए गुजरात, और वहाँ 7 जो रानी की वाव है, रानी की वाव में जाइए। रानी उदयमती ने अपने पति भीम प्रथम की याद में उसको बनवाया था। 7 मंजिला स्ट्रक्चर है जो जमीन के नीचे है, पिरामिडाकार, जमीन के नीचे पिरामिडाकार। और उसके बारे में तो पता भी नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। यूनेस्को ने खैर अब उसको वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया है। लेकिन आप सोचिए कि एक एक इंच पे जिस तरह की उस पे कारीगरी है, हजारों मूर्तियां हैं उसमें, जिस तरह की 1000 छोटी मूर्तियां, बड़ी छोटी मूर्तियां हैं, 500 के आसपास थोड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, और गजब की उस पे नक्काशी है एक एक इंच पे। लेकिन हमें बताया ही नहीं गया, वो हमें समझाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। प्रेम का प्रतीक देखना हो तो उस प्रतीक को देखिए ना। और वो केवल किसी एक इसलिए नहीं कि बहुत सुंदर सी चीज़ हम कोई बना रहे हैं। कारण क्या था? वो वाव थी, पानी की समस्या पूरे क्षेत्र की दूर हो रही थी। 7 मंजिला स्ट्रक्चर जमीन के नीचे पिरामिड के आकार का इसलिए बनाया गया था कि क्षेत्र की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अब किसी पत्नी ने अपने पति की याद में एक चीज़ ऐसी बनाई। आप कैलाश देख लीजिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कैलाश का ही प्रतिरूप माना जाता है। आपको देखना हो विज्ञान की हाइट क्या थी तो उसको देखिए। और उसमें बड़ी एक प्यारी सी एक किंवदंती है, बड़ी खूबसूरत सी, कि रानी साहिबा, राजा साहब हमेशा कहा करते थे, परिवारों में होता ही है, राजा साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं बहुत जल्दी एक मंदिर बनाने वाला हूँ, और बनाते थे नहीं वो। कुछ साल बीत गए तो उनकी रानी साहिबा नाराज़ हुई। पता नहीं इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट कितना है, लेकिन ये किंवदंती लोगों के जहन में आज भी, आप वहाँ के लोगों से पूछेगा तो इस कहानी को सुनाते हैं। तो रानी साहिबा अड़ गई कि अब जब तक आप मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर का मैं शिखर नहीं देख लूंगी, तब तक अब भोजन नहीं करूंगी, अन्न जल त्याग, अन्न त्याग एटलीस्ट। अब इस चक्कर में पड़े कि अब तो लग रहा है अंतिम दिन आने वाले हैं रानी साहिबा के, इतनी जल्दी कहाँ से इनके भोजन करने से पहले कैसे हम मंदिर बनाएंगे। तो जितने स्कल्प्टर्स थे, जितने शिल्पकार थे, स्थापत्यकार थे, उन्होंने बुलाना शुरू किया। सब मना कर देते थे, भाग जाते थे कि कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी गर्दन जाएगी, हम मारे जाएंगे। एक ग्रुप आया, उसने कहा कि हम 10 दिन उनको कहिए उपवास कर लें, 1 हफ्ते 10 दिन में उनको हम शिखर दिखा देंगे मंदिर का। उन्होंने क्या किया कि इस पूरे पहाड़ को ऊपर से काटना शुरू किया, ऊपर से उसको काटना शुरू किया। और एलोरा का मंदिर देखिए, वो जबरदस्त ऊपर से काटना शुरू किया, थोड़े दिन में शिखर दिखने लगा। कहा भाई, रानी साहिबा ने थोड़े कहा था कि मंदिर पूरा बन जाए, उन्होंने संकल्प किया था कि मैं मंदिर का शिखर देख लूंगी तो भोजन करूंगी। शिखर दिखा दिया हमने। लेकिन आप सोचिए कि क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी थी हमारी, कि उतना जो लाखों घनफुट पत्थर उसमें से निकला होगा, उस पहाड़ को काट कर कितना जबरदस्त संरचनाओं बनाई गई है। आप गई हो तो आपको ध्यान होगा। इस तरह की एक नहीं, मतलब कई बार मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान परंपरा इस तरह की थी कि आप चमत्कृत हो सकते हैं उस पे। आज हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन आज 300 तरह के ऑपरेशन का जिक्र सुश्रुत संहिता में है। 300 तरह के, तब जब हमारे पास कोई कैडिबर नहीं था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। कैनबरा की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने फादर ऑफ मेडिकल साइंस करके, फादर ऑफ सर्जरी करके उनकी मूर्ति लगाई हुई है। हम नहीं स्वीकार करते। योग को हमने तब तक नहीं स्वीकार किया जब तक वो योगा बन के बाहर से नहीं लौटा, है ना। आप जाइए, मैं एक मंदिर के बारे में कई बार ये कहता हूँ कि हमको लगता है कि जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, शायद वहाँ से हमारा धर्म और आध्यात्म शुरू होता है। उसकी सीमाओं के आगे आप कभी पुरी के मंदिर जाइए, मैं 3-4 फैक्ट्स बता रहा हूँ, कोई भी उसको जाके, मेरा अनुभूत किया हुआ है, आप कोई भी जाके उसमें चेक कर सकता है, देख सकता है। जो ध्वज है उसके मंदिर के ऊपर, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता हुआ दिखेगा, नंबर 1। अच्छा। आप वैज्ञानिक कारण इसका खोज लीजिए। एक बात। दूसरी बात, वहाँ की जो रसोई है,
7 बर्तन वहाँ रखे जाते हैं खाना पकाने के लिए, प्रसाद पकाने के लिए। आश्चर्य होगा कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पकता है। अच्छा। जी। तीसरा, आज तक किसी ने किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर से उड़ते नहीं देखा है, न जीवित न वस्तु के रूप में। न कोई आज तक किसी ने हवाई जहाज उसके ऊपर से उड़ते देखा है, न कोई पक्षी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा है। आप दिन भर खड़े होकर देख लीजिए वहाँ। चौथी चीज, दिन के किसी भी समय आज तक किसी ने उसकी शैडो बनते नहीं देखी है। मेरे ख्याल से 217 फीट का पूरा शिखर है उसका। 217 फीट ऊंचाई की कोई बिल्डिंग हो और उसका कोई छाया ना पड़ती हो कहीं। पांचवी चीज, आप इसको अनुभव कीजिएगा कभी, वहाँ सिंह द्वार है पश्चिम तरफ वाला, उसके बाहर आप रहिए और सुबह सुबह जाइए तो आपको शायद ये ज़्यादा अनुभव होगा। आप उसके जब तक बाहर हैं तब तक आपको पूरी समुद्र की रोरिंग सुनाई देगी, जो समुद्र की गर्जना है, जो उसके जो वेव्स हैं, तरंगे हैं जो उसकी, वो ठीक से आपको सुनाई देगा। लेकिन द मोमेंट यू विल एंटर इन द प्रेमिसेस, आपको लगे जैसे आप किसी साउंड प्रूफ कमरे में आ गए, साउंड प्रूफ कमरे में आ गए हैं। ये आप इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमसे, मतलब हमें बताई नहीं गई, हमें कुंद किया गया। सवाल ही उठता है कि अब आप बताएंगे इसे, कैसे बताएंगे? आप कोणार्क चले जाइए कभी। मैं तो कोणार्क जितनी बार जाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत दिख जाता है कि भाई 1000 साल हो गया उसको भी बने लगभग। 1000 साल पहले एक पैनल है वहाँ पे जिसपे सर्जरी के ढेर सारे तरीके बताए हुए हैं, सर्जरी के चित्र हैं। एक पैनल है जो उनका नृत्य मंडप है, उसमें आप जाइएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि शायद उस तरह का फैशन आज हमारे यहाँ की लेडीज़ नहीं करती। स्कर्ट पहने हुए और जो केस विन्यास है वो देख के आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, जबरदस्त है वो, है ना। जो जिस तरह का वो स्कर्ट पहने हुए नृत्यरत एक महिला का वो मूर्ति है जो इंस्क्राइब्ड है। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई नहीं गई, क्योंकि उससे हमारे गौरव की वृद्धि होती। अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब लोगों में भी चेतना जागृत हो रही है, क्योंकि अंततः तो ये है ना कि अब युवा पीढ़ी अपने जड़ों से जुड़ने लगी है। अब युवा समझने लगी है कि नहीं साहब, हमें जितना खराब बताया गया था या जो किताबों में हमें पढ़ाया गया, हम वो नहीं हैं, हम कुछ और हैं। हम बाबर से अपने को कनेक्ट नहीं कर सकते, हम औरंगजेब से अपने को कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें करना होगा तो हम समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य से, सकारी विक्रमादित्य से, विद्याधर चंदेल से, ललितादित्य मुक्तापीठ से, लक्षित बड़फुगन से, इनसे अपने को कनेक्ट करेंगे। हम इनसे कनेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो आत्मगौरव का भाव हमारे अंदर जागृत हुआ है, इसीलिए हम ये सपना देख पा रहे हैं कि फिर से अपने उस जो हमारी पहली पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन थी दुनिया में, उस फर्स्ट पोजीशन को फिर से रिक्लेम कर सकें। जो हम ये सपना देख पा रहे हैं कि 2037 तक विकसित भारत और 2075 तक शायद फिर से दुनिया में नंबर 1 होने का हम दम्भ भर सकें। शायद हमारा जीवन तब तक ना रहे, लेकिन भारत इस रूप में उठ खड़ा होगा, भारत इस रूप में जीवंत होगा। आपको लगता है जो रिक्लेम करने की जो कोशिशें चल रही हैं, अगर हम मंदिर मस्जिद पे आते हैं जी, तो ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है? अगर हम बात करें कहाँ कहाँ आप रिक्लेम करेंगे, अजमेर की बात करें, वहाँ पे जो अभी नया विवाद शुरू हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे भी यही विवाद है? देखिए, भोजशाला पे हो गया, अजमेर पे हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि 1800 तो डॉक्यूमेंट किया है प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे, प्राथमिक स्रोतों के आधार पे सीताराम गोयल ने। और सीताराम गोयल कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उस समय सीताराम गोयल के साथ बल्कि उसमें जय दुबाशी और अरुण शौरी, ये लोग भी शामिल थे उस पुस्तक में। अरुण शौरी और जय दुबाशी या सीताराम गोयल किसी परिचय के मोहताज लोग नहीं हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, या जो, तो ऐसी चीज़ें तो हैं। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि लगा तो हुआ है बहुत सालों से एसआई का बोर्ड, लेकिन कौन सा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या कौन जाके तलवार लेके खड़ा हो गया कि नहीं अब हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, यहाँ हम कल से पूजा करेंगे? आज तक तो किसी ने नहीं किया। अगर हम हिस्टोरिकली, अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं जिनको विकृत, असंगत, अधूरा या झूठा इतिहास पढ़ाया गया, जिनको सच्चाई नहीं बताई गई, प्रामाणिक इतिहास जिनको नहीं जानने दिया गया, अगर केवल हम ये चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनको अपना प्रामाणिक इतिहास बताना चाहते हैं, अपना सच्चा इतिहास बताना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? हम उन्हें अपने नायकों का इतिहास बताना चाहते हैं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जिस अकबर को महान बताया गया वो महान हो सकता है, लेकिन उसी अकबर ने चित्तौड़ के किले में 30,000 लोगों का कत्लेआम किया था। ये क्यों नहीं उनको जानना चाहिए? प्राइमरी सोर्सेज हैं, हम झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। हम एक एक बात जो कह रहे हैं वो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर कह रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं जानना चाहिए कि जिस महाराणा प्रताप, उनके बरक्स या उनके
विपरीत जिस महाराणा प्रताप पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए। अब तो बहुत सारे रिसर्चेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हल्दी घाटी का भी जो नैरेटिव दिया गया कि उसमें वो हारे थे, वास्तव में वो जीते थे। अभी कई सारे हिस्टोरियंस इस पे काम कर रहे हैं और कुछ ने तो इतना जबरदस्त काम किया है। वो क्या है उसकी सच्चाई सर, हल्दी घाटी? सच्चाई तो देखिए, एक बार मैं इतिहास को हमेशा मैं मानता हूँ कि ये इंटरिम रिपोर्ट जैसा होता है। नए फैक्ट्स आते हैं, नए रिसर्चेज होते हैं, तो नई कहानियाँ या नए विमर्श खड़े होते हैं। उसको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ये अंतिम काम है। लेकिन अगर कोई चीज़ ये आ रही है, आज पूरी दुनिया में आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की गई थी, आज तथ्यों ने, तर्कों ने, प्रमाणों ने, नए शोधों ने ये स्थापित कर दिया कि ये बकवास बात है, इस तरह की कोई चीज़ थी ही नहीं। ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी है और यहाँ से हम प्रसार होके गया। आज साइंटिफिक सोर्सेज, लिंग्विस्टिक सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज सब अब चीख के कह रहे हैं ये बात, और विदेशियों ने ही काम किया है। अगर आपको विदेशियों की बात पे भरोसा है तो कैनरे डल्स ने, 3-4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, डेविड फ्राले ने, कई लोगों ने ऐसा इस तरह का काम किया जिन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आर्य यहीं के थे, मूल थे, और उन्होंने आर्यन द्रविडियन डिवाइड जो किया ब्रिटिशर्स ने, वो भी बहुत खतरनाक किया। तो इस तरह की चीज़ों में सच्चाई, अगर कोई प्राथमिक स्रोतों के आधार पर कह रहा है, क्लेम कर रहा है, तो सच्चाई का अंश तो उसमें है ही। जब तक कि और कोई स्रोत ना निकल के आ जाए या कोई फिर से उसमें कोई नया डेवलपमेंट ना हो जाए, तब तक तो सच्चाई वही है। लेकिन जो एक पहले से ही, मैं जिसे कहता हूँ कि तथ्यों को छुपा के किया जाता था, वो काम खतरनाक था। अब वो संभव नहीं है। अब आज की डेट में कोई ये चाहे कि वो बहुत फैब्रिकेट कर लेगा, बहुत मैनिपुलेट कर लेगा तथ्यों को, तो अब संभव नहीं है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं सर कि जो तथ्य हैं वो आप सामने रखें, इतिहास को जिस तरीके से लिखा गया वो सही नहीं था, एक तरफा था, नहीं था। हम इस फैसला हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों के सामने छोड़िए, जो तथ्य हैं उनको आप लेकर आइए। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन सही, कौन गलत, किसकी सभ्यता, किसकी संस्कृति ज़्यादा बड़ी छोटी, तथ्यों को ही सामने नहीं लेके आया गया। कहानी बिल्कुल यही स्थिति है कि तथ्यों को ही तोड़ा मरोड़ा गया, उनकी किसको सामने नहीं आने देना है ये तय किया गया। कौन सी चीज़ को, जैसे एक घटना को कई बार उठा के इस तरीके से प्रदर्शित किया गया। एक घटना कोई, जैसे मैं अभी अब आपसे इसी बात को कर लूँ, उदाहरण दे रहा था कि यहाँ बताया गया कि साहब यहाँ तो पहले से ही मंदिर तोड़े जाते थे, एक राजा दूसरे राजा का मंदिर तोड़ देता था। अब आप पूरे इतिहास में देखिए 4-5 घटनाएं वो भी तोड़ने की नहीं मिलेंगी। जैसे खारवेल एक शासक था चेदी वंश का, आज से 2000 साल पहले, उड़ीसा का। उसका एक हाथी गुम्पा अभिलेख मिला है, भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो अभी भी वो अभिलेख दिखेगा। 13 साल का उसका शासन था, 13 लाइन का अभिलेख है वो। उसमें एक लाइन में वो लिखता है, उसके अभिलेख में है कि मैं मगध गया, पाटलिपुत्र गया, और पाटलिपुत्र से जो जिन की मूर्ति नंद वंश का एक राजा उठा के ले गया था, मैं उसको वापस ले आया। एक कारण तो ये होता था। दूसरा कारण ये होता था कि कई बार उनको लगता था, तो वो उठा के लेते जाते थे मूर्ति कि यही ईश्वर हैं या डीटी हैं जिनके कारण ये इतना शक्तिशाली राजा बना हुआ है। तो उस राजा को हराते थे और उस डीटी को भी उठा के लेके चले जाते थे। तीसरा, एक जो अभी चैनल्स पे पीछे 1-2 साल पहले कई लोग ये चिल्ला के कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहना बंद कर दिया। मैंने ये तर्क दिया था, मैंने कहा था कि आप प्राइमरी सोर्स से उठा के मुझे बताइए। श्री बल्लभ का एक उदाहरण मिलता है पांड्य राजा का, वो भी लूटने का या तोड़ने का नहीं मिलता। श्री बल्लभ को सिंघल पे यानी श्रीलंका पे चढ़ाई करनी थी, उस पर आक्रमण करना, पैसा नहीं था उसके पास। उसे मालूम था कि फला मंदिर में पैसा है, तो उसने, वो पॉलिटिकल नीड थी उसकी, उसने वो पैसा लिया। अब इस 1-2 बात को, जहां हजारों लाखों की संख्या में जहां मंदिर थे, धर्मस्थल थे, हजारों की संख्या में राजा हुए, अगर 2 घटनाएं हुई तो क्या कोई 2 घटना किसी समाज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है क्या? उसको एक वर्ग ने ऐसे एक घटना को चुनता है और ये बताने का प्रयास करता है, ये बताने का प्रयास करता है कि साहब यही होता ही था। हाँ। एक उदाहरण देगा जहां पे लाखों पृष्ठ हैं। कई बार उनसे पूछिए कि 1 लाख पेज का ये पूरा साहित्य है, डॉक्यूमेंट है, कितनी जगह ये बात आई है? साहब एक जगह आई है। अब एक जगह 1 लाख पेज में कोई बात आएगी तो एक्सेप्शन उसको मानेंगे कि आप उसको कैरेक्टरिस्टिक मानेंगे? आप तो एक्सेप्शन, अपवाद मानेंगे ना, और अपवाद तो होते ही हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि 10 लाख अगर आबादी है तो 10 लाख के 10 लाख साधु हैं, संत हैं। समाज चलेगा ही नहीं अगर 10 लाख के 10 लाख लोग साधु या संत हो जाएंगे। कुछ चोर भी होंगे, कुछ उचक्के भी होंगे, कुछ गुंडे भी होंगे, कुछ मवाली भी होंगे ही होंगे।
लेकिन ये अगर हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर संख्या अच्छी थी, अच्छे लोगों की थी, बेहतर काम हो रहा था, तो ये बात समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनको मज़ा इसी में आता था कि चीज़ों को विकृत करके बताया जाए, तो उन्होंने विकृत किया, उन्होंने असंतुलित किया। असंतुलित किया और विकृत किया, ये दो चीज़ें की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और इस पर खूब काम हो रहा है, इस पर अब बहुत जल्दी। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी लाइन को खरोचना नहीं चाहिए, उसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको उससे बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। क्योंकि बड़ी लाइन आप खींचेंगे तो वो दीर्घजीवी होगी, लंबे समय तक वो जिंदा रहेगी और स्थायी प्रभाव होगा उसका। अगर आप फला ने ये किया, अरे भाई उसकी वो क्षमता थी, वो उसने किया। आपने कहा कि 1800 मंदिरों को जो है मतलब इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि तोड़ा गया। जी, मैं ये मान के चलूँ क्या कि 1800 मंदिरों को अगर हम रिक्लेम कर लें तो इससे चीज़ें बदल जाएंगी? कम से कम हमारी पीढ़ी आप को इसके जो, पक्ष में हैं? मैं रिक्लेम मतलब हिस्टोरिकली रिक्लेम करने की बात करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वहाँ आज तोड़ के आप फिर से मंदिर बना दो, मैं कम से कम नहीं कह रहा ये। हाँ, जो बहुत पॉपुलर इमेजिनेशन की जगह हैं, संभल क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 10वें अवतार का वहाँ जन्म होना है, ऐसा हम मानते थे। लेकिन जो अभी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हिस्टोरिकली रिक्लेम करना, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुतुब मीनार के बाहर लगा हुआ है, कौन वहाँ चला गया कि नहीं हम यहाँ आज मंदिर बना के ही जाएंगे? मस्जिद वो आज भी है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जबकि नाम भी देखिए उसका, कुव्वतुल इस्लाम। कुतुब मीनार के पास जो मस्जिद बनी है उसका नाम क्या रखा गया? कुव्वत, कुव्वत का मतलब होता है ताकत, उसका नाम ही रखा गया। हाँ, कुव्वत, इस्लाम की ताकत, ये उसका नाम रखा गया। लेकिन हम ये ASI ने वहाँ प्लेक लगाया, वो बोर्ड लगा हुआ है, रोज जो लोग जाते हैं, जो थोड़े से भी जिसको कहते हैं जागरूक लोग हैं, उसको पढ़ते हैं, जानते हैं। कोई तो नहीं गया आज तक कहने कि नहीं आज हम यहाँ मंदिर खड़ा करके जाएंगे। 100 लोगों का समूह जाके खड़ा भी तो हो सकता था, मांग पे बैठ सकता था, धरने पे बैठ सकता था, सरकार से मांग कर सकता था कि नहीं अब तो ये प्रूफ है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारी पीढ़ी को, जिसके आत्मविश्वास को कुंद किया गया, उसको उसका गलत इतिहास बता के, उसको ये बता के कि तुम लोग क्रूर जंगली बर्बर लोग हो, ये समझाया गया, तुम्हारा इतिहास गौरवशाली नहीं है, उसको अगर अपना सच्चा इतिहास, उसको अपना धर्म, अपना अध्यात्म, अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी, अपना समाज, अपनी अर्थव्यवस्था उसकी कितनी बेहतर थी, और फिर क्या परिस्थितियां बनी कि वो 600 साल ये समाज इतने गर्त में गया या फिर इतने नीचे। क्योंकि देखिए डिसकंटिन्यूड हिस्ट्री है हमारी, इसलिए उसमें जो गौरव के बिंदु हैं तो थोड़े नीचे के भी, जो जिसको कहते हैं ना पतन के भी बिंदु हैं, तो उस उत्थान और पतन दोनों की कहानी उसको ठीक से पता होनी चाहिए, ताकि उत्थान था उसका ये भी उसको ज्ञात रहे, और पतन जब हुआ तो क्यों हुआ ये भी उसको समझ में आता रहे, ताकि आगे वो समाज इस इक्विप्ड रहे कि नहीं ऐसी गलती हमें फिर नहीं दोहरानी है, क्योंकि ऐसी गलती दोहराने करने से इसका परिणाम ऐसा होता है। जी सर, एक सवाल और कि बात हो रही है संभल की, बात हो रही है अजमेर शरीफ की, बात हो रही है जो आपने कहा अटाली देवी, अटाला देवी जो है उसकी बात हो रही है। आपके हिसाब से कितने मंदिरों को रिक्लेम किया जाना चाहिए और कितनों को हिस्टोरिकली रिक्लेम किया जाना चाहिए? जितने पे हमारे पास प्राथमिक स्रोत हैं, प्राथमिक प्रमाण है, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जितने के हमारे पास प्राथमिक प्रमाण हैं, वो हमारी नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, उस जिले में रहने वाले बच्चों को, उस प्रांत में रहने वाले बच्चों को, देश में रहने वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कब इन्वेडर आया, क्यों तोड़ा, उस तोड़ने के पीछे उसकी वैचारिकी क्या थी, उसका विचार क्या था, और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसके प्रभाव क्या पड़े, ये उसकी जानकारी में होना चाहिए इस पे। और इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो जागृति या जो चेतना जगी है लोगों में, और जो हथियार समय ने हमें दिया है, आज के 20 साल पहले हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज सबके हाथ में हजारों किताबों की लाइब्रेरी भी साथ चलती है। आज सबके हाथ में कभी भी आप जैसे आपके पॉडकास्ट हैं, ये लाखों लोग सुन सकते हैं, और लाखों लोग इस तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो शायद उनको 50 किताबें पढ़ के भी शायद जुटाना मुश्किल होता। तो अब रेडिली अवेलेबल है, इसलिए अब इस चेतना के ज्वार को, इस प्रवाह को अब रोक पाना शायद किसी के लिए संभव है नहीं। अब सच्चाई ही सामने आएगी, सच्चाई ही प्रिवेल करेगी। जिन चीज़ों को इस रणनीतिबद्ध तरीके से हमारे ध्यान से दूर किया गया था, हमें कुछ उल्टी बातें बताई गई थी, अब वो संभव नहीं है। अब उनके दिन लग चुके, उनके दिन खत्म हो गए, अब सच ही आएगा सामने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप ICHR के डायरेक्टर हैं, इस पूरी बातचीत से एक चीज़ निकल के आई कि हमें जो पढ़ाया गया, जो इतिहास की किताबों से,
वो एक तरीके से एक तरफा था, डिस्टॉर्टेड था, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ICHR की, या हम कहें कि जो इस तरह की संस्थाएं उनकी बनती है कि लोगों तक सच्चाई सामने जाए, लोगों से आप कनेक्ट करें। वो बचपन से शुरू हो जाता है। जब मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल की 3rd-4th की किताब से हिस्ट्री, जी। तो उसको थोड़ा बहुत इतिहास ही पढ़ता है, तो वहाँ से वो शुरू होने चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? ICHR क्या कर रहा है, या आप किस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? नहीं, 3-4 लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। एक तो NCERT में जी, कुछ रिफॉर्म्स बिल्कुल, की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। दूसरे ICHR जैसी संस्थाओं में हमारा काम तो शोध करना है, जी। अनुसंधान करना है और उसको बढ़ावा देना है, और हम ठीक से कर रहे हैं इस काम को। अभी हम एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ भारत का समग्र इतिहास, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि इस तरह के डिस्टॉर्शंस और इम्बैलेंस को ठीक कर दिया जाए। मैं कभी रीराइटिंग जैसा शब्द यूज़ नहीं करता। मैं ऐसा नहीं मानता कि पीछे के जो लोगों ने किया उसमें सब खराब किया या सब गड़बड़ किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की, और हम तो उस तरह के आशावादी लोग हैं जो कहते हैं कि बंद घड़ी भी 2 बार कम से कम दिन में सही समय बताती है आपको। बंद भी घड़ी हो तो 24 घंटे में 2 बार तो सही समय बताती ही है। हम उस तरह के आशावादी लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि, इसलिए मैं रीराइटिंग शब्द कभी प्रयोग नहीं करता। हम पुनर्लेखन कर रहे हैं ऐसा नहीं कहता। हाँ। हम संशोधन कर रहे हैं, और संशोधन भी 2 ही चीज़ों के आधार पर कर रहे हैं। प्राथमिक स्रोतों के आधार पर, जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं। हाँ। अगर हम एंसेंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ से लेके जो उस समय लिखा गया, जिस भी लेखक ने लिखा, भवभूति ने लिखा, भारवी ने लिखा, कालिदास ने लिखा, ऐसे हजारों, हम केवल उनके आधार पे, या जो उसके आधार पे नए रिसर्चेज आ रहे हैं उनके आधार पे हम अपनी बात कह रहे हैं। इस्लामिक पीरियड की बात यानी मेडाइवल पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो भी हम प्राइमरी सोर्सेज या नए रिसर्चेज के आधार पे, हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ के करने के पक्ष में नहीं है। तो जो डिस्टॉर्शंस किए गए और जो असंतुलन किया गया वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, अभी हमने जल्दी ही हमारी एक किताब ICHR की आई, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने 2 जनवरी को ही अभी रिलीज़ किया है दिल्ली में ही। वो कश्मीर के इतिहास पे है। अब कश्मीर के इतिहास को भी बहुत ख़राब तरीके से प्रस्तुत किया गया था। कश्मीर के इतिहास को ये बताने की कोशिश की गई थी कि इस्लामिक सत्ता होने के बाद या इस्लामीकरण उसका होने के बाद वहाँ, कश्मीर तो वो जगह है जो जिसको लेके भारत का, हम जिसको मणिमुकुट कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि कश्मीर वो जगह है जो ज्ञान और विद्या का इस तरह का केंद्र माना जाता था कि हम पूरब में रहने वाले लोग, हमें जब सारी पूजा कराई जाती है और कहा जाता है पूरब की ओर मुंह कर लो, जब हमारा विद्यारंभ किया जाता है तो हमें कहा जाता है उत्तर की ओर मुंह करके बैठो। मैं समझ नहीं पाता था कि ये बात क्यों होती है। बाद में थोड़ा बड़ा हुआ और जो मेरा खोजी दिमाग है उसने जब उस पर काम करना शुरू किया तो मुझे बताया गया कि हमें शारदा पीठ की ओर मुंह करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शारदा पीठ ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था जो कश्मीर में था। तो हमें उस इतिहास को निगेट कर दिया जाता है। महाभारत काल से जो उसका इतिहास है कि वहाँ दुनिया के इतिहास में, मैं चुनौती देता हूँ कि कोई दूसरा उदाहरण जो आजकल सभ्य समाज हैं या सभ्य देश हैं वो उठा के एक उदाहरण बता दें पैरेलल, कि एक गर्भवती स्त्री यशोमती को उठाकर भगवान कृष्ण ने, महाभारत में उल्लेख आता है, वहाँ का शासक बनाया था, शासिका बनी थी। उससे पुराना कोई किसी महिला के शासक बनने का उदाहरण कोई दे दे। इस तरह के हजारों चीज़ें हैं। तो अब हम उस इतिहास को, उस किताब को हमने उस समय के इतिहास से लेके, पिट वेलिंग से लेके और आज तक के इतिहास को उस एक बुक पब्लिश की है, NBT ने उसको पब्लिश किया है। तो हम इस तरह के ढेर सारे काम कर रहे हैं। NCERT और UPSC में जहाँ तक बात है, सिलेबस अगर ठीक कर दिया जाए, सिलेबस हम ठीक कर रहे हैं, UGC में सिलेबस ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि हम अगर सिलेबस ही नहीं ठीक करेंगे, पाठ्यक्रम नहीं ठीक करेंगे तो बच्चे तो फिर वही अधूरा जानेंगे या असंतुलित जानेंगे। इसलिए हम उस पर बहुत ठीक तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर वही कि एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास प्राथमिक स्रोतों के आधार पे, ईमानदारी से, सच्चाई से, प्रामाणिक इतिहास, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम बात करें। वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि हम जजमेंट पहले तय कर चुके होते हैं। हम प्राथमिक स्रोतों से जो हमें निकल के आएगा, अच्छा निकल के आए, बुरा निकल के आए, हम वही बताना चाहते हैं। हम वही सच्चाई सामने रखना चाहते हैं। पहले से एक तय करके कि नहीं हमें सब कुछ अच्छा ही बताना है, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। नहीं, हमने मान लिया कि हम विश्वगुरु थे तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, यही जब हम पहले से ही तय कर लेंगे तो ये खतरनाक स्थिति होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, और इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि अगर किसी भी राष्ट्र की जड़ें मजबूत नहीं होती, वो अपनी जड़ों से कटा हुआ होता है, तो उस राष्ट्र का खत्म होना तय है। और ये वाकई
अब जो नई तरह की चेतना जो जागृत हो रही है, जो एक नई लहर चल रही है, वो ये बता रही है कि इतिहास पर भी सवाल उठाए जाने की ज़रूरत है। इतिहास अक्सर वो नहीं होता जो शासक लिखवा के आपके सामने पेश करते हैं। बोले भारत के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।